बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। किंगडम एनिमिलिया को सीखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है ये इसकी क्लासिफिकेशन और इसके बेसिक्स हैं। अगर आपने आगे जाके इसके फाइलम्स को सीखना है, समझना है, याद करना है इसको, तो इसके लिए आपको पूरी क्लासिफिकेशन और इसके साथ साथ जो बेसिक्स हैं, इसके जो बेसिक टर्म्स हैं, इन चीजों को सीखना जरूरी होगा। तो इस 1 घंटे के लेक्चर में सबसे पहले आप इसकी क्लासिफिकेशन और कौन कौन सा फाइलम कहां पे आ रहा है, क्यों आ रहा है और कौन से बेसिस पे इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, हम क्यों इसको आपस में हम अलग कर रहे हैं, तो ये चीजें आपने सीखनी है। और इसके साथ साथ इंतहाई इंपॉर्टेंट इसके जो बेसिक्स हैं वो आपने इस लेक्चर में आज सीखने हैं। सो लेट्स स्टार्ट द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। कोई एक ऐसा कैरेक्टर जो सिर्फ एनिमल्स का हो और बाकी किसी लिविंग क्रिएचर का ना हो, जो एनिमल्स को अदर लिविंग क्रिएचर से डिफरेंशिएट कर रहा है। सो ये हमें इस वर्ड एनिमल से ही पता चल रहा है। द वर्ड एनिमल इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड एनिमा। अब ये वर्ड एनिमा का जो मतलब है, ये हमारे पास असल में डिफरेंशिएशन है फ्रॉम अदर क्रिएचर्स। So the word anima means soul or breath. This is a unique character जो कि बाकी living creatures में नहीं है और animals में ये character जो है ये मौजूद है। कुछ और भी characters है हमारे पास जो general characters हैं animals के। नंबर 1, they must be multicellular। याद रखें जितने भी animals हैं सारे के सारे multicellular होंगे, यानी मोर देन 1 सेल से बने होंगे। कोई भी ऐसा एनिमल आपको नहीं मिलेगा जो यूनिसेलुलर हो। ये बात हो रही है अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जितने भी एनिमल्स होंगे ये सारे के सारे एक से ज्यादा सेल से बने होंगे। सो ऑल द एनिमल्स मस्ट बी मल्टी सेलुलर। द आउटर मोस्ट वॉल इज सेल मेम्ब्रेन। अगर आप प्लांट में देखें, फंजाई में देखें, तो वहां पे सेल वॉल आउटर मोस्ट है। बैक्टीरिया में भी सेल वॉल आउटर मोस्ट है, बट उनकी कंपोजिशन प्लांट की सेल वॉल की, फंगल सेल वॉल और बैक्टीरियल सेल वॉल वो डिफरेंट है। एनिमल सेल अगर आप देखें तो सेल का आउटर मोस्ट वॉल जो है ये हमारे पास क्या होगा, ये सेल मेम्ब्रेन होगा। नंबर 3, एनिमल्स आर हेट्रोट्रॉपिक। ये प्लांट जो है ये ऑटोट्रॉपिक है, अपना फूड खुद बना लेते हैं। कुछ बैक्टीरिया भी ऑटोट्रॉपिक है, वो भी फूड खुद बनाते हैं। और एनिमल्स जो है इनमें ऑटोट्रॉपी का कैरेक्टर नहीं है, ये खुद फूड नहीं बना सकते। सो दे विल बी हेट्रोट्रॉपिक। अब हेट्रोट्रॉपिक है तो फिर कौन से तरीके से ये नरिशमेंट होती है, इसकी फूड कौन से तरीके से आता है, ग्रोथ कैसे होती है। दिस इज बिकॉज ऑफ इंजेशन ऑफ फूड। ये फूड को इंजेस्ट करते हैं और फिर उसी फूड को यूज़ करते हैं, उसकी ब्रेकडाउन होती है, एनर्जी के लिए फिर उसको यूज़ किया जाता है। नंबर 4, इवॉल्व फ्रॉम अ सिंगल सेल यूकैरियोट प्रोटिस्ट। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसमें आप ये याद रखें कि एनिमल खुद तो मल्टी सेलुलर है, बट ये इवॉल्व किस चीज़ से हुआ है, ये एक ही सेल से हुआ है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म से हुआ है। जो हमारे पास 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में उसके लिए अलग किंगडम है, किंगडम प्रोटेस्टा। तो ये खुद मल्टी सेलुलर है, बट ये इवॉल्व कहाँ से हुआ है, एक ही सेल से हुआ है, सिंगल सेल से। मेड अप ऑफ यूकैरियोटिक सेल। जितने भी इसके सेल्स होंगे वो सारे यूकैरियोटिक सेल्स होंगे। आपको डिफरेंस पता है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में। प्रोमिनेंट सेल होगा ये, मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज होगी, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इसमें मेम्ब्रेन होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिसको कहते हैं। तो यूकैरियोटिक सेल होगा। और बॉडी के अंदर, एनिमल के बॉडी के अंदर जो सेल्स होंगे वो डिप्लॉइड सेल्स होंगे, यानी उसमें 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। ज़्यादातर केसेस में 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं ये हमारे पास होंगे, डिप्लॉइड होगा ये, एक्सेप्ट जर्म सेल्स। जो जर्म सेल्स होंगे वो हैप्लॉइड सेल्स होंगे और उसके फ्यूजन से फिर हमारे पास डिप्लॉइड सेल बन जाता है। दे आर मेड अप ऑफ 2 डिसिमिलर गेमीट्स। अब ये गेमीट्स जो है ये हैप्लॉइड है। 2 डिसिमिलर गेमीट्स, 2 गेमीट्स जो है ये एक दूसरे से डिफरेंट होंगे। और ये 2 गेमीट्स कौन से हैं, दे आर स्पर्म एंड एग।
वाई दे आर कॉल्ड डिसिमिलर? स्पर्म यहाँ पे हमारे पास ये मोटाइल सेल है और स्मॉल है और मोटाइल है, मूवमेंट कर सकता है, फ्लैजिलेटेड है। और एग सेल जो है ये हमारे पास नॉन मोटाइल होगा और लार्ज सेल होगा। तो ये दोनों अगर आप देखें सेल्स ये एक दूसरे से डिफरेंट है, फिजियोलॉजिकली भी और मार्फोलॉजिकली भी ये दोनों सेल्स एक दूसरे से डिफरेंट होंगे। अब द नेक्स्ट थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये दो सेल्स कैसे आपस में कंबाइन होके फिर इससे हमारे पास आगे एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म जो है ये बनेगा। सो हाउ स्पर्म एंड एग कंबाइन, इससे प्रोसेस क्या होगा? द प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन को आपने डिफाइन कैसे करना है? नंबर 1, the very important thing, fusion of nuclei of two different gametes, दो dissimilar gametes combine होंगे, उसके न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज होंगे और उसके बाद इससे एक सेल बनेगा जो हमारे पास जाइगोट होता है, वो डिप्लॉइड होगा। यानी स्पर्म और एग जो है ये हमारे पास हैप्लॉइड होंगे और जाइगोट जो है ये डिप्लॉइड सेल होगा। अगर आप इस डायग्राम में देखें, यहाँ पे ज़रूरी चीज़ हमारे पास क्या है? इंपॉर्टेंट थिंग इज ये अगर आप सेल देखें जो आपको ब्लू कलर का नज़र आ रहा है, दिस सेल इज स्पर्म सेल, एलोंगेटेड नेक है इसका, टेल रीजन है। अब ये जो लार्ज पिंक कलर का आपको सेल नज़र आ रहा है, दिस इज एग सेल, और इसके दरमियान में ये जो डार्कर रीजन है, दिस इज न्यूक्लियाई ऑफ एग। अब इस लेफ्ट साइड पे जो ये ब्लू कलर का सेल नजर आ रहा है, एलोंगेटेड सेल, ये हमारे पास स्पर्म सेल है। स्पर्म सेल इस एग के साथ आके फ्यूज होगा और इंटर हो जाएगा इसके अंदर। जब ये सेल इसके अंदर इंटर होगा तो स्पर्म और एग के न्यूक्लियाई जो है वो कंबाइन हो जाएंगे, फ्यूज होंगे। अब अगर आप देखें तो इसमें वन सेट ऑफ क्रोमोसोम फ्रॉम स्पर्म एंड द अदर सेट ऑफ क्रोमोसोम इज फ्रॉम एग। तो दोनों सेट्स कंबाइन होंगे, इससे हमारे पास डिप्लॉइड सेल बन जाएगा। तो ये जो जाइगोट है ये असल में एक सेल है। अब बाज़ों का स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि स्पर्म और एग तो दो अलग अलग सेल्स हैं, वो कंबाइन होंगे, तो इससे जो सेल है जाइगोट जो आगे बन रहा है क्या वो मल्टी सेलुलर होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। उसका रीज़न है, ये तो आप ठीक समझ रहे हैं कि स्पर्म और एग दो सेल्स हैं, वो कंबाइन होंगे तो दो सेल बनेंगे। नहीं, ऐसे नहीं होगा, क्योंकि स्पर्म इस एग के अंदर इंटर होगा, पेनेट्रेट करेगा और अंदर इसकी न्यूक्लियाई जो है ये आपस में कंबाइन हो जाएंगे। अब अगर आप जाइगोट में देखें तो इसके इर्द गिर्द ये मेम्ब्रेन एक ही है, इसलिए जाइगोट हमारे पास एक सेल होगा। देखें, n plus n, one set from sperm, the other set from egg, they combine with each other to form 2n, डिप्लॉइड सेल इससे बन जाएगा। MCQs के लिए ये पॉइंट याद रखिए कि जाइगोट जो है ये हमारे पास सिंगल सेल है, एक ही सेल है। ये कंसेप्ट यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट स्टेजेस क्या होंगे? यहाँ पे डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं। इस जाइगोट से आगे एक कंप्लीट एनिमल जो है वो कैसे बनेगा? डिफरेंट स्टेजेस है। ये सेकेंड ईयर में आप लोग पढ़ लेंगे या कुछ स्टूडेंट्स ने पढ़ा होगा। सेकेंड ईयर में डेवलपमेंट एंड एजिंग का एक कंप्लीट चैप्टर है जिसमें कंप्लीट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है कि कैसे एम्ब्रियो जो है वो डेवलप होता है एडल्ट में। अच्छा, थोड़ा सा इसका एक व्यू देख लें कि ये डेवलपमेंटल स्टेजेस क्या होंगे। जो जाइगोट है इसमें 2 न्यूक्लियाई इस वक्त फ्यूज हो चुके हैं, सेल एक ही है। अब इस जाइगोट में माइटोटिक डिवीजन होगी, तो सेकंड डे पे इसका जो एम्ब्रियो बनेगा, ये पहले जाइगोट एक सेल है तो इससे 2 बन जाएंगे माइटोसिस पे, फिर उन 2 से 4 बन जाएंगे। डे 3 पे आप देखें तो इसमें नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो रहे हैं। मतलब ये है कि जाइगोट सिंगल सेल है और आगे जितना आप जाते जाएंगे तो फिर ये मल्टी सेलुलर बनता जाएगा, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होंगे। डे 2 एम्ब्रियो में देखें तो आपको 4 सेल नज़र आ रहे हैं, डे 3 में देखें तो आपको बहुत सारे सेल्स नज़र आ रहे हैं।
अब मोरूला यहाँ पे दो किस्म के होते हैं, एक कम्पैक्ट मोरूला होता है, एक अनकम्पैक्ट होता है। अनकम्पैक्ट मोरूला में 8 सेल्स होते हैं जिसके दरमियान में स्पेस ज़्यादा होता है, तो वो एक कंप्लीट वो मास जो है वो क्लियर आपको डिफ्रेंशिएशन उसमें नज़र नहीं आएगी। जो कम्पैक्ट मोरूला है, कंप्लीट जो मोरूला होगा वो 16 सेल्स उसमें होंगे। इसके बाद नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होते जाते हैं, ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है, और इसमें फिर हमारे पास इनर सेल मास एटसेट्रा सारी चीज़ें हैं जो डेवलपमेंट एंड एजिंग में आप फिर डिटेल से पढ़ लेंगे। एनिमल्स की क्लासिफिकेशन यहाँ हम दो तरीक़ों से करेंगे। एक तो वर्टिब्रल कॉलम के बेस पे करेंगे, यानी वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स इनको हमने अलग करना है, और दूसरा जो सबसे ज़रूरी है वो हमने एक फ्लो चार्ट बनाना है और डिफरेंसेस के बेस पे एनिमल्स को ये अलग करेंगे, क्लासिफाई करेंगे इसको। सो लुक एट द ऑफ क्लासिफिकेशन। जितने भी एनिमल्स हैं इसको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं। नंबर 1 वर्टिब्रेट्स और दूसरा जो है इनवर्टिब्रेट्स। अब आपको पता है, ये आप लोअर क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं, वर्टिब्रेट्स वो होंगे जिसमें वर्टिब्रल कॉलम्स मौजूद हो, और इनवर्टिब्रेट्स वो होंगे जिसमें वर्टिब्रल कॉलम ना हो। अब इसके लिए मैं आपको शॉर्टकट फार्मूला दे रहा हूं। वो शॉर्टकट फार्मूला आपने नोट करना है। उस एक एक वर्ड को जब आप याद करेंगे तो फिर उसको डिकोड करेंगे जब आप, तो आसानी से आप इसके एग्जाम्पल्स को याद कर पाएंगे। अच्छा, वर्टिब्रेट्स जो है इसके लिए फार्मूला याद कर ले, फार्म बी, FARM और बी अलग से। अब देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। और इनवर्टिब्रेट्स जो हैं इसके लिए याद करें AMES। वर्टिब्रेट्स के लिए फार्मूला है फार्म बी और इनवर्टिब्रेट्स के लिए फार्मूला है AMES। अब इसका मतलब क्या है, कैसे इसको हमने याद करना है, गौर से देखते जाएं। फार्म बी अगर आप देखें तो इसमें F स्टैंड फॉर फिशेस। अब ये सारे एग्जांपल्स आपको वर्टिब्रेट्स के मिलेंगे। F स्टैंड फॉर, F से यहाँ पे फिशेस आ जाएगा, A से आ जाएगा एम्फीबियंस, R से आ जाता है रेप्टाइल्स, फिर M से आ जाता है मेमल्स और B से बर्ड्स। तो इस तरह अगर आप फार्म बी को याद करेंगे तो इससे आप वर्टिब्रेट्स के एग्जाम्पल्स आसानी से याद कर पाएंगे। फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, मेमल्स एंड बर्ड्स। इस तरह इनवर्टिब्रेट के लिए आप AMES याद कर लें। तो इसको कैसे याद करना होगा, आपने यहाँ पे A स्टैंड फॉर आर्थ्रोपोड्स, A से आ जाएगा आर्थ्रोपोड्स, फिर M से हमारे पास आ जाएगा मोलस्का, और E से आ जाएगा एकाइनोडर्म्स, S से आ जाएगा स्पॉन्जीज, और ये दूसरा S जो है इससे आ जाएगा सेगमेंटेड वर्म्स। इस तरह ये जितने भी आपके पास एनिमल्स हैं, आपने देखा होगा ओवरऑल हमारे पास लिविंग सिस्टम में जो टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज है इंक्लूडिंग ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये हमारे पास 2 मिलियन है। अकॉर्डिंग टू रिसेंट रिसर्च 2.3 मिलियंस तक है स्पीशीज। आपके फर्स्ट ईयर के कोर्स के मुताबिक इसमें जो लिखा है तो वो 2 मिलियन स्पीशीज ये हमारे पास ओवरऑल मौजूद है। अब इसमें से देखें तो इन 2 मिलियंस में से हमारे पास 0.5 मिलियन जो है ये हमारे पास प्लांट्स होंगे, और 1.5 मिलियन जो है ये हमारे पास एनिमल्स के डिफरेंट स्पीशीज होंगे। अब उन एनिमल्स में से आपके पास वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट्स के ये एग्जाम्पल्स हैं। तो ये एक तरह की क्लासिफिकेशन है जिसका बेस हमारे पास क्या हुआ, बेस इसका है हैविंग वर्टिब्रल कॉलम और डू नॉट हैव एनी वर्टिब्रल कॉलम। ये इसकी क्लासिफिकेशन एक बेस पे है, इसको आपने सिंपली याद कर लेना है। अब जो चीज अच्छा जी, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर। अगर आप इस क्लासिफिकेशन को समझ ले तो ये चैप्टर बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि इस चैप्टर में जितने भी फाइलम्स हैं उसको यहाँ पे हमने क्लासिफाई किया है डिफरेंट बेसिस पे।
जरूरी चीज जो आपने समझनी है, एनिमल्स को हमने यहां कौन से बेस पे क्लासिफाई किया है। तो हम किंगडम से स्पीशी की तरफ आएंगे, किंगडम से स्पीशी की तरफ आएंगे तो डिफरेंसेस देखेंगे, डिफरेंसेस के बेस पे क्लासिफाई करेंगे इसको। चलिए इसको देखें तो आपको समझ आ जाएगी बहुत आसानी से। नंबर 1, सबसे पहले हमने एनिमल्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया है। ये ग्रुप्स हमारे पास कौन से हैं? प्रोटोजोआ, मेटाजोआ। क्यों किया है ये, क्यों डिवाइड किया है, रीजन इसका क्या है? जो बात सीखनी है आपने, इससे पहले मैं कह चुका हूं कि अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑल एनिमल्स मस्ट बी मल्टी सेलुलर। जितने भी एनिमल है सारे मल्टी सेलुलर होंगे। अब इधर आप देखें, लिविंग वर्ल्ड में, लिविंग क्रिएचर में जो हमारे पास नंबर ऑफ स्पीशीज हैं, अकॉर्डिंग टू यूर बुक 2 मिलियन, बट अकॉर्डिंग टू रिसेंट रिसर्च ये 2.3 मिलियन के करीब हमारे पास स्पीशीज मौजूद हैं। अब यहां आप देखें, इसमें से एनिमल्स जो हैं वो हमारे पास 1.5 मिलियन है। गौर करें जरा इसकी तरफ। ये एनिमल्स को प्रोटोजोआ और मेटाजोआ में क्यों डिवाइड किया है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोटोजोआ एंड मेटाजोआ? जो प्रोटोजोआ है ये यूनिसेलुलर है। अब यहां पे प्रॉब्लम है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम ये होगी, हमने कहा है कि अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम एनिमल्स मस्ट बी मल्टी सेलुलर। अब इसमें प्रोटोजोआ तो यूनिसेलुलर आ गया, क्या ये प्रोटोजोआ फिर एनिमल्स नहीं है? क्या ये प्रोटोजोआ फिर एनिमल्स नहीं है? इस बात को समझने की कोशिश करें, इसको सीख सकते हैं आप। इस वक्त प्रोटोजोआ के नीचे लिखा है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और जो मेटाजोआ है इसके नीचे है मल्टी सेलुलर। अगर आप एनिमल्स को अकॉर्डिंग टू 2 किंगडम क्लासिफिकेशन क्लासिफाई करते हैं तो फिर प्रोटोजोआ भी एनिमल्स में होगा, और अगर आप एनिमल्स को अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्लासिफाई करते हैं तो फिर प्रोटोजोआ एनिमल्स एनिमिलिया किंगडम में नहीं होगा। फिर इसके लिए अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम एक अलग किंगडम है, वो किंगडम है हमारे पास किंगडम प्रोटेस्टा, और उसमें 3 ग्रुप्स हैं, एनिमल लाइक प्रोटेस्ट, प्लांट लाइक प्रोटेस्ट एंड फंजाई लाइक प्रोटेस्ट। तो फिर उसके मुताबिक 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के मुताबिक जो प्रोटोजोआ है ये एनिमल लाइक प्रोटेस्ट में आएंगे। अब बात समझ में आ गई। अगर आप 5 किंगडम में देखें तो कौन से फिर एनिमिलिया में आएंगे? प्रोटोजोआ ओनली बिलोंग टू किंगडम एनिमिलिया। क्लियर हो गई ये बात। अब इस प्रोटोजोआ को हमने फिर डिवाइड किया है 2 ग्रुप्स में। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? वहां तो आपने देखा कि रीजन यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर है। अब इधर रीजन क्या है? अच्छा, ग्रुप्स इसमें है, पहले मेटाजोआ को डिवाइड किया यू मेटाजोआ एंड पैराजोआ। दोनों में सिमिलरिटी क्या है पहले इसको समझें। यू मेटाजोआ और पैराजोआ दोनों में सिमिलरिटी क्या है? सिमिलरिटी यह है कि दोनों मल्टी सेलुलर है। समझे इसको गौर से। सिमिलरिटी यह है कि दोनों मल्टी सेलुलर है, बट डिफरेंस क्या है? डिफरेंस यह है कि यू मेटाजोआ ट्रू मल्टी सेलुलर है और पैराजोआ सिंपल मल्टी सेलुलर है। अब इसका क्या मतलब है? फर्क इसमें क्या है कि ट्रू मल्टी सेलुलर क्या होगा और सिंपल मल्टी सेलुलर हमारे पास क्या होगा। देखें, जो सिंपल मल्टी सेलुलर है इसमें भी नंबर ऑफ सेल्स 1 से ज्यादा है, बट गौर करें इसकी तरफ, नो टिश्यू फॉर्मेशन। इसमें भी नंबर ऑफ सेल्स 1 से ज्यादा है, बट वो सेल्स आपस में कंबाइन नहीं हो रहे। वो सेल्स आपस में कंबाइन नहीं हो रहे, टिश्यू नहीं बना रहे, यानी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये सेल ही रहेगा। नंबर ऑफ सेल्स 1 से ज्यादा होंगे, बट वो आपस में कंबाइन होकर टिश्यू नहीं बना रहे। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में आपने पढ़ा होगा, सेल्स कंबाइन एंड फॉर्म व्हाट? एंड फॉर्म टिश्यू, देन टिश्यू कंबाइन एंड फॉर्म ऑर्गन, organ combine and form organ system combine and form complete organism। अब इस केस में जो ऑर्गेनिज्म है पैराजोआ में, वो हमारे पास उसमें सेल्स अलग अलग होंगे,
यानी सेल्स के दरमियान में स्पेस होगी और वो सेल्स कंबाइन होकर टिश्यू नहीं बनाएंगे। तो सिंपल मल्टी सेलुलर और ट्रू मल्टी सेलुलर में फर्क ये है, देखें सिंपल मल्टी सेलुलर में टिश्यू फॉर्मेशन नहीं हो रही और यूमेटाजोआ जो ट्रू मल्टी सेलुलर है उसमें टिश्यू फॉर्मेशन होगी। ये डिफरेंस क्लियर हो गई है। ऊपर देखें तो प्रोटोजोआ और मेटाजोआ में यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर की डिफरेंस है। फिर मेटाजोआ में जो हमारे पास क्लासिफिकेशन है वो यूमेटाजोआ और पैराजोआ है। तो दोनों में सिमिलरिटी ये है कि ये मल्टी सेलुलर है, इसलिए दोनों मेटाजोआ में रखे गए हैं। और दोनों को अलग क्यों किया है फिर, क्योंकि एक इसमें सिंपल मल्टी सेलुलर है और दूसरा ट्रू मल्टी सेलुलर। लुक एट द एग्जांपल ऑफ पैराजोआ। फाइलम पोरिफेरा, पोरिफेरा का जो फाइलम है ये हमारे पास पैराजोआ में आएगा और आगे के लेक्चर्स में आप पोरिफेरा डिटेल से पढ़ लेंगे, उसका स्ट्रक्चर और कौन कौन से उसमें सेल्स हैं, किस तरह की उसमें डाइजेशन होती है, रिप्रोडक्शन होती है, एटसेट्रा। ये सारी चीज़ें आगे जाके इंशाल्लाह एक एक फाइलम को हम डिटेल से पढ़ेंगे। सो इस क्लासिफिकेशन को आगे लेके जाते हैं। यूमेटाजोआ जो है अब इसको दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। देखें यूमेटाजोआ को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से ग्रुप्स हैं? वन इज डिप्लोब्लास्टिक एंड अदर इज ट्रिप्लोब्लास्टिक। अगेन पहले सिमिलरिटी देखें। व्हाट इज द सिमिलरिटी बिटवीन डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स? बोथ बिलोंग टू यूमेटाजोआ। एंड व्हाट इज द कैरेक्टर ऑफ यूमेटाजोआ? ट्रू मल्टीसेलुलर। यानी कि डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक दोनों के केस में हमारे पास टिश्यू फॉर्मेशन होगी। ये तो सिमिलरिटी हुई कि दोनों ट्रू मल्टीसेलुलर है। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक? व्हाई यूमेटाजोआ इज क्लासिफाइड? इंपॉर्टेंट थिंग, गौर से देखें। डिप्लोब्लास्टिक के नीचे लिखा है बॉडी वाली टू लेयर। डिप्लोब्लास्टिक की जो बॉडी है वो दो लेयर से बनी होगी और ट्रिप्लोब्लास्टिक की जो बॉडी है, बॉडी वाली थ्री लेयर, ये तीन लेयर से बनी है। देखिए जरा कौन कौन से लेयर्स हैं। डिप्लोब्लास्टिक जो है इसमें हमारे पास दो लेयर्स कौन से हैं? एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। जरा इसको समझें, गौर करें इसकी तरफ। एक्टोडर्म जो है और एंडोडर्म, द वर्ड एक्टो स्टैंड फॉर आउटसाइड एंड द वर्ड एंडो स्टैंड फॉर इनसाइड। और डर्म का वर्ड जो यूज होता है ये स्किन या लेयर के लिए होता है। तो एक्चुअली ये दोनों लेयर्स हैं। डिप्लोब्लास्टिक में दो लेयर्स ट्रू लेयर्स हैं, एक्टोडर्म है और एंडोडर्म है। अब इन दोनों के दरमियान में क्या मौजूद है? गौर से देखें। इसके दरमियान में एक जेल लाइक मटेरियल है जिसको कहा जाता है मीजोग्लिया। एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान में एक जेल लाइक मटेरियल है। उस जेल लाइक मटेरियल को कहा जाता है मीजोग्लिया। ये नॉन ट्रू लेयर है, नॉन लिविंग लेयर है, नॉन लिविंग लेयर है। ट्रू लेयर सेलुलर लेयर नहीं है, ये सेल्स नहीं है, ये हमारे पास जेल लाइक मटेरियल है। क्लियर हो गई ये बात? तो डिप्लोब्लास्टिक जो है ये दो लेयर, इसमें ट्रू लेयर है और दरमियान में मीजोग्लिया, इसमें जेल लाइक मटेरियल है। लुक एट ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक में तीन लेयर है जी। तीन लेयर कौन कौन से हैं? और ये तीनों लेयर ये सेलुलर लेयर है, ट्रू लेयर्स है। एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। जरा गौर करें तो एक्टो और एंडो डिप्लोब्लास्ट में भी है और ट्रिप्लोब्लास्ट में भी है, ये दोनों में सिमिलर है। बट द डिफरेंस इज इन बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। सुने इसको गौर से। अगर एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान में मीजोग्लिया हो, जेल लाइक मटेरियल हो, तो ये आपके पास डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन है। और अगर इन दोनों के दरमियान एक ट्रू सेलुलर लेयर है तो वो ट्रू सेलुलर लेयर हमारे पास क्या होगा? उसको मीजोडर्म कहा जाता है, उसको मीजोडर्म कहा जाता है। अब आगे इसको डायग्रामेटिकली क्लियर करते हैं, तो देखते हैं कि दोनों में हमारे पास डिफरेंस क्या है और कैसे इसकी अरेंजमेंट होती है। अब आप गौर से देखें, डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक में
डिप्लोब्लास्टिक की एग्जाम्पल है सेलेंट्रेटा, फाइलम सेलेंट्रेटा, एंड द रिमेनिंग ऑल आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। जितने भी इसके बाद आएंगे वो हमारे पास सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे। जरा इस पेज को शुरू से देखें, कुछ चीजें आपको रिव्यू करा रहा हूं, बहुत जरूरी है, ये आपको इसकी समझ आ जाएगी। एनिमल्स को हमने क्लासिफाई किया कौन से बेस पे, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर पे। तो इसमें मल्टी सेलुलर हमारे पास ये ट्रू ग्रुप आ गया है मेटाजोआ। फिर मेटाजोआ को क्लासिफाई किया सिंपल मल्टी सेलुलर और ट्रू मल्टी सेलुलर पे। तो सिंपल मल्टी सेलुलर हमारे पास एक ही फाइलम है पोरिफ्रा। फिर यू मेटाजोआ को क्लासिफाई किया सेलुलर लेयर के बेस पे, डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो इस केस में हमारे पास जो एग्जाम्पल डिप्लोब्लास्टिक का आ गया है वो है फाइलम सेलेंट्रेटा। रेस्ट ऑफ ऑल जितने भी हमारे पास एनिमल्स बच गए हैं वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे। अब अगर क्वेश्चन आया कौन सा इन दोनों में से डेवलप फॉर्म है, तो ट्रिप्लोब्लास्टिक सिंपल सी बात है, ये डेवलप फॉर्म ऑफ एनिमल है, क्योंकि इसमें तीनों लेयर जो है ये हमारे पास सेलुलर लेयर है। आगे जाके इन लेयर से कंप्लीट बॉडी स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल ये आगे इसको हम एक्सप्लेन करेंगे, बट इधर आप इतना याद कर लें कि एक्टोडर्म से आपके पास स्किन बन जाता है और साथ में नर्वस सिस्टम बन जाता है। एंडोडर्म से कुछ हॉलो ट्रैक्ट्स जिस तरह होते हैं लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, वो बन जाते हैं हमारे पास। रिमेनिंग जितने भी पार्ट्स है ज्यादातर वो बनेंगे मेसोडर्म से। आगे जाके हमने उसको डिटेल से डिस्कस करना है कि कैसे इन लेयर्स से हमारे पास आगे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनते हैं। अब जरा डिप्लोब्लास्ट और ट्रिप्लोब्लास्ट में डायग्रामेटिक डिफरेंशिएशन गौर से देखिए इसकी तरफ। इस डायग्राम में दो डिफरेंट चीजें आपको नजर आ रही हैं। एक के नीचे लिखा है डिप्लोब्लास्ट, दूसरे के नीचे लिखा है ट्रिप्लोब्लास्ट। देखना यह है कि डिप्लोब्लास्टिक हमारे पास लेयर्स, दो लेयर्स ये कैसे होंगे और ट्रिप्लोब्लास्टिक कैसे होंगे। जरा इसको स्टार्ट करते हैं इनर से। गौर से देखिए, दरमियान में आपको एक वाइट कलर होल नजर आ रहा है, वाइट कलर आपको नजर आ रहा है। इस वाइट कलर के बिल्कुल करीब कुछ सेल्स आपको नजर आ रहे हैं। ये ट्रिप्लोब्लास्ट के केस में ये ग्रे कलर का है, दूसरे डिप्लोब्लास्ट के केस में भी है, बट उसके इर्द गिर्द क्रीम कलर के, ये येलो कलर के आपको कुछ सेल्स नजर आ रहे हैं। ये जो राउंड एक लेयर आपको नजर आ रहा है, दिस लेयर इज एक्चुअली एंडोडर्म। ये दोनों के केस में ये एंडोडर्म है, एंडोडर्म। क्लियर हो गई ये बात। और फिर इन दोनों के बिल्कुल आउटर मोस्ट देखे तो कुछ ये सेल्स आपको नजर आ रहे हैं, कुछ पिंक कलर के, पर्पल कलर के। ये सेलुलर लेयर आपको एक कंप्लीट नजर आ रहा है, दिस इज एक्टोडर्म। अब देखे तो एंडो और एक्टो दोनों में क्या है, बिल्कुल सेम है। एक्टो और एंडोडर्म ये दोनों लेयर, दोनों डिप्लोब्लास्ट और ट्रिप्लोब्लास्ट में क्या है, ये सेम है। डिफरेंस फिर क्या है, गौर करें इसकी तरफ। डिप्लोब्लास्ट के केस में देखें तो आपको एक ब्लू कलर का बड़ा सा ज्यादा रीजन नजर आ रहा है, ब्लू कलर का। ये जो आपको रीजन नजर आ रहा है, इसमें कोई सेल है नहीं है, कोई सेल इसमें नजर नहीं आ रहा। ये एक नॉन लिविंग जेल लाइक मटेरियल है, तो इसको हमने क्या नाम दिया है, दिस इज कॉल्ड मीजोग्लिया। ये जेल लाइक मटेरियल है। अब इसको कंपेयर करें जरा दूसरे साइड पे ट्रिप्लोब्लास्टिक के साथ। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक के केस में अगर आप देखें, दरमियान में ये एक्टो और एंडो के दरमियान में आपको एक येलो कलर का लेयर नजर आ रहा है, जिसमें आप देखें तो सेल्स, कंपैक्ट सेल्स पड़े हैं, एक दूसरे के साथ नजदीक है बिल्कुल। तो ये जो येलो कलर के आपको नजर आ रहे हैं, इसके अंदर ये भी ट्रू सेल्स हैं। तो इन ट्रू सेल्स के कॉम्बिनेशन से हमारे पास बन गया है एक कंप्लीट लेयर, और ये लेयर हमारे पास क्या है, ये मेसोडर्मल लेयर है। क्लियर हो गई है बात। तो द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डिप्लोब्लास्ट एंड ट्रिप्लोब्लास्ट, डिप्लोब्लास्ट में एक्टो और एंडो के दरमियान जेल लाइक मटेरियल होगा, नॉन लिविंग लेयर होगा, लेयर नहीं है सॉरी, नॉन लिविंग जेल लाइक मटेरियल है।
और ट्रिप्लोब्लास्ट के केस में एक्टो और एंडो के दरमियान में क्या है, वो सेल्स हैं, और सेल्स कंबाइन होके क्या बना रहे हैं, वो सेल्स कंबाइन होके यहां पे एक कंप्लीट लेयर बना रहे हैं. दैट लेयर इज कॉल्ड मेसोडर्म लेयर. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डिप्लोब्लास्ट एंड ट्रिप्लोब्लास्ट. अब आगे जाके हमने देखना है जो सलेंट्रेटा है वो डिप्लोब्लास्टिक है, रेस्ट ऑफ द ऑल फाइलम्स जितने रह गए हैं ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे. अच्छा, एक जरूरी चीज यहां पे सुन ले. अब इसके बाद हमने आगे जाके इस ट्रिप्लोब्लास्ट को क्लासिफाई करना है. ट्रिप्लोब्लास्ट में फिर हमने देखना है कि अलग ग्रुप्स है इसमें, और उसमें फिर और क्लासिफिकेशन है. दैट क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ प्रोटोस्टोम, ड्यूट्रोस्टोम, यानी कि फर्स्ट ऑर्गन उसमें कौन सा बनता है, माउथ फर्स्ट बनेगा या एनस फर्स्ट बनेगा, एंड सो ऑन. फिर इस तरह क्रेनिएटा, एक क्रेनिएटा, उसकी तरफ जाएंगे. क्लासिफिकेशन का चार्ट इसको आगे लेके जाते हैं. तो अभी तक जो चार्ट हमने बनाया है उसमें हम डिप्लो और ट्रिप्लो के बेस पे पहुंच गए हैं. अब इसको फर्दर आगे लेके जाते हैं कि इसमें और हमारे पास डिफरेंसेस जो हैं वो कैसे होंगे और कैसे इन फाइलम्स को हमने ये अलग करना है. दिस ट्रिप्लोब्लास्ट इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म. इस पे डिटेल में हम बात कर चुके हैं. अब हमने क्लासिफाई करना है ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी कैविटी. ट्रिप्लोब्लास्ट्स की क्लासिफिकेशन करनी है ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी कैविटी. ये बॉडी कैविटी असल में है क्या, दिस बॉडी कैविटी सीलोम. सो व्हाट इज सीलोम? सीलोम कहते किसको है? देखें, आपने सोडोसीलोम, एसीलोम, सीलोमेट ये सारे पढ़े हैं, रट्टे आप लगाते हैं बार बार, बट कंसेप्ट्स क्लियर नहीं होते. कोशिश करें कि आज के इस टॉपिक से आप ये कंसेप्ट्स क्लियर करें. पहले समझे कि सीलोम है क्या, और फिर इसके फंक्शंस देखते हैं. सीलोम करता क्या है? हम तो सिर्फ रट्टे लगा लेते हैं पेपर में लिखने के लिए, बट कंसेप्ट क्लियर नहीं होता. गौर से देखें. अ फ्लूइड फिल्ड कैविटी आर स्पेस बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म. जैसे कि आपको पता है 3 लेयर हैं, एक्टोडर्म आउटर मोस्ट, एंडोडर्म इनर वन, और मेसोडर्म इसके दरमियान में. तो एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान में जो मेसोडर्म है, यहां पे सेल्स की कुछ माइग्रेशन होती है. जब सेल्स की माइग्रेशन होती है, डिवीजन होती है, उस मेसोडर्म के सेल्स की डिवीजन और माइग्रेशन की वजह से इस एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान में एक कैविटी बनती है. उस कैविटी को असल में कहा जाता है सीलोम, और इसके अंदर फ्लूइड है, ये फ्लूइड फिल्ड कैविटी है. नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सीलोम? सीलोम का ओवरऑल फंक्शन जो है ये क्या होगा? देखें, फर्स्ट फंक्शन प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स. एक्टोडर्म के अंदर, एक्टोडर्म के इनसाइड जितने भी ऑर्गन्स मौजूद होंगे, डेवलपमेंट हो रही होती है, तो उन ऑर्गन्स की ये प्रोटेक्शन करता है. यानी ये उसके लिए एक लुब्रिकेंट है, उसको लुब्रिकेट करता है ये. तो आपस में वो उन ऑर्गन्स की फ्रैक्शंस होती है, कोई और मैकेनिकल शॉक वगैरह, तो इन चीजों से ये इसकी क्या करेगा? प्रोटेक्शन करेगा. ये एक फंक्शन है. इन वर्म्स द सीलोम एक्ट एज स्केलेटन. कुछ हमारे पास वर्म्स जो होते हैं उसमें ये सीलोम स्केलेटन होता है, यानी उसका सपोर्ट सिस्टम होता है. और भी इसके डिफरेंट सारे फंक्शंस हैं. लाइक फॉर एग्जांपल एक्टोडर्म के अंदर, इस बॉडी के अंदर इस वक्त जो ऑर्गन्स हैं उसकी माइग्रेशन जब होती है, या उसकी जो इनसाइड द बॉडी ट्रांसपोर्टेशन होती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो सीलोम के अंदर हो रही है, या सीलोम उसको फैसिलिटेट कर रहा है, प्रोटेक्शन कर रहा है, फैसिलिटेट कर रहा है उसको. तो आप इसको समझिए, सीलोम फ्लूइड फिल्ड कैविटी है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान बनती कैसी है, फॉर्मेशन कैसे होती है. मेसोडर्मल सेल्स जो हैं उसकी डिवीजन और माइग्रेशन जब होती है, तो इसमें हमारे पास इनसाइड कैविटी बनती है. इसको कहा जाता है सीलोम. फ्लूइड होता है इसमें, और इसके ये डिफरेंट फंक्शंस हैं. अब एनिमल्स को हमने डिफरेंट बेसिस पे क्लासिफाई किया है.
स्टार्ट से लेकर ट्रिप्लोब्लास्ट तक हम पहुंच चुके हैं। कहीं पे यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर का डिफरेंस है, कहीं पे ट्रू मल्टीसेलुलर फॉल्स मल्टीसेलुलर, इसके डिफरेंसेस हैं। आज जो डिफरेंस है वो सीलोम का है कि ट्रिप्लोब्लास्ट को हम क्लासिफाई करेंगे यहां 3 डिफरेंट ग्रुप्स में, और ये ग्रुप्स कौन से हैं और कौन से बेस पे है। इस वक्त क्लासिफिकेशन की बेस क्या होगी, मैं पहले लेक्चर में बता चुका हूं, सेकंड में भी रिपीट कर चुका हूं कि हम जो क्लासिफिकेशन टॉप से लोअर की तरफ आ रहे हैं वो कुछ डिफरेंसेस होते हैं तो हम उसको अलग कर लेते हैं। अब देखें, ट्रिप्लोब्लास्ट हमारे पास इस फ्लूइड फिल्ड कैविटी के बेस पे 3 डिफरेंट टाइप्स के। नंबर 1 इज एसीलोमेट। हियर द वर्ड ए स्टैंड फॉर एब्सेंस, जिसमें कोई सीलोमिक कैविटी नहीं होगी, जिसमें कोई बॉडी कैविटी नहीं होगी। नंबर 2 सोडोसीलोम, ये अनट्रू या फॉल्स सीलोम, इसमें ये कैविटी फॉल्स होगी। अभी आपको आगे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में समझाता हूं कि कैसे ट्रू और फॉल्स कैविटी में डिफरेंस क्या है, बहुत जरूरी टॉपिक है आज। और नंबर 3 सीलोम, जिसमें ट्रू बॉडी कैविटी होगी। नो सीलोम, अनट्रू सीलोम एंड ट्रू सीलोम। एसीलोमेट के एग्जांपल में आ जाता है प्लेटिहेलमिन्थस। देखिए टॉप से हम आ रहे हैं तो एक एक करके ये फाइलम जो है ये निकलते जा रहे हैं इससे। जो हमारे पास एसीलोमेट है इसमें प्लेटिहेलमिन्थस ये फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्ट है। प्लेटिहेलमिन्थस देखिए ये फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल है। सोडोसीलोम में निमाटोड्स आ जाते हैं, एस्केलमेंथस। अच्छा, अब आपने इन तीनों में डिफरेंशिएट करना है। नंबर 1 एसीलोमेट। एसीलोमेट हमारे पास क्या है, इसमें ये 3 बॉडी लेयर अरेंज कैसे होंगे, और वो जो मैंने माइग्रेशन और डिवीजन की बात की है मेसोडर्म की, वो कैसे होगा। गौर से इस डायग्राम की तरफ देखें। आउटर मोस्ट आपको कुछ सेल्स, एक लेयर नजर आ रहा है जो बिल्कुल 2 सेल्स से बना है। एक्टोडर्म, ये ब्लू कलर का आपको नजर आ रहा है, ये एक्टोडर्म है, आउटर मोस्ट है। ये सेल्स कंबाइन होके इन्होंने एक लेयर बनाया है, ये ऑलरेडी मैं लेक्चर 2 में एक्सप्लेन कर चुका हूं डिटेल से। फिर आप इनसाइड देखें तो येलो कलर के कुछ सेल्स नजर आ रहे हैं, ये एंडोडर्म है। येलो कलर जो नजर आ रहा है ये एंडोडर्म है, और इस येलो कलर एंडोडर्म के इनसाइड जो आपको व्हाइट रीजन आ रहा है, दिस इज कॉल्ड गट। कौन सा गट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। सो हम पढ़ चुके हैं, आप डेवलपमेंट में भी देखा होगा, आपने पढ़ा होगा, एंडोडर्म डेवलप इनटू डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ये जो येलो कलर एंडोडर्मल लेयर आपको नजर आ रहा है, इसके दरमियान में जो व्हाइट कलर की कैविटी है, दिस इज डाइजेस्टिव कैविटी, नॉट सीलोम। दिस इज डाइजेस्टिव कैविटी। गौर से सुने मैं क्या कह रहा हूं, नॉट सीलोम। ये सीलोम नहीं है, सीलोम कैविटी नहीं है। क्यों नहीं है, मैं कह चुका हूं, सीलोम एक्टो और एंडो के दरमियान में होगा, मीजो के माइग्रेशन और डिवीजन से बनेगा। ये कैविटी जो व्हाइट आपको नजर आ रही है, ये एंडोडर्म के दरमियान में है, ये डाइजेस्टिव कैविटी है, ये सीलोम कैविटी नहीं है। अब इन येलो और ब्लू के दरमियान देखिए, ये पर्पल कलर के बहुत सारे सेल्स आपको नजर आ रहे हैं। ये भी एक ट्रू लेयर है। क्यों लेयर है भाई, ट्रिप्लोब्लास्टिक में लेयर ही होता है। अगर ये डिप्लोब्लास्ट होता तो फिर ये पर्पल कलर का कंप्लीट मेसोडर्म नहीं होता, ये फिर मेसोग्लिया होता। अब देखें, ये जो आपको पर्पल कलर के सेल्स नजर आ रहे हैं, इसने कंप्लीट लेयर बनाया है, यानी इस मेसोडर्म में आपको कोई भी स्पेस नजर नहीं आ रहा। अगर स्पेस इसमें नजर नहीं आ रहा तो ये आपके पास कैविटी इसमें नहीं है, और कैविटी नहीं है तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, एसीलोमेट कहा जाता है। एसीलोमेट, ए स्टैंड फॉर एब्सेंस, जिसमें सीलोम कैविटी एब्सेंट हो। क्लियर हो गई ये बात। और इसके नीचे ये लिखा है एसीलोमेट फ्लैटवर्म्स, तो ये इसकी बेस्ट एग्जांपल है। ये हो गया जी एसीलोमेट। अब इसको कंपेयर करते हैं, ये हमारे पास होगा सोडोसीलोमेट। द वर्ड सोडो स्टैंड फॉर फॉल्स, अनट्रू। अब फॉल्स कैविटी, फॉल्स सीलोम कैसे होगा,
गौर करें इस डायग्राम की तरफ, देखें। आपने इससे पहले के डायग्राम में भी ब्लू और येलो लेयर देखा, देखें इसमें भी है। उस डायग्राम को ध्यान में रखें। अगर आप देखें दरमियान में, ये देखें एंडोडर्म येलो कलर का है, उसी तरह एंडोडर्म के दरमियान में आपको व्हाइट स्पेस नजर आ रहा है। अगेन दिस इज डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव कैविटी, गट है, गट। तो ये उसमें और इसमें सिमिलरिटी है। बट अब इसमें देखें तो इस येलो कलर के बाहर भी आपको एक व्हाइट स्पेस नजर आ रहा है। क्यों? ये स्पेस बना कैसे है? आप मेरे बात की तरफ गौर करें, गौर से सुने इसको। ये जो स्पेस यहां पे है, असल में जो मेसोडर्म का लेयर एंडोडर्म के साथ था, यानी मेसोडर्म के जो सेल्स इस एंडोडर्म के ऊपर थे, वो सेल्स माइग्रेट कर रहे हैं एक्टोडर्म की तरफ। अगेन मेसोडर्म के जो सेल्स एंडोडर्म के नजदीक उसके साथ एडजेसेंट थे, वो माइग्रेट कर रहे हैं एक्टोडर्म की तरफ। तो मीजो और एंडो के दरमियान में एक स्पेस आ गया है। यह स्पेस इस वक्त आपके पास एक कैविटी है, बट याद रखिए कि यह कैविटी इस एंडोडर्म के दोनों साइड पे इक्वल नहीं होती। क्यों इक्वल नहीं है? गौर से देखिए जरा, देखिए एंडो से ये मीजो अलग हुआ है, तब एक कैविटी बनी है। तो इस वक्त आप कह सकते हैं कि मेसोडर्म के सेल्स एंडोडर्म के साथ नहीं है और एक्टोडर्म के साथ है। तो इसलिए ये कैविटी आपके पास क्या है? फॉल्स कैविटी है, अनट्रू कैविटी है। इसलिए वर्ड यूज हुआ है सोडोसिलोमेट। राउंड वर्म्स आर द बेस्ट एग्जांपल। एस्केलमेंथिस में जिस तरह होता है, निमेटोड्स में उसमें मौजूद है आपके पास एग्जांपल। अच्छा, जरूरी नहीं है कि ये कैविटी इस तरह राउंड हो, जरूरी नहीं है कि ये कैविटी इस तरह राउंड हो। ये इस एंडोडर्म के एक साइड पे भी हो सकता है। यानी पॉइंट यहां पे ये है सीखने का कि ये जो कैविटी है ये इस एंडोडर्म के दोनों साइड पे अनइक्वल होगी। आगे जाके ये इक्वल वाली बात आपको समझ आ जाएगी। अभी तो आप कह रहे होंगे कि ये तो बिल्कुल राउंड है जी, एंडोडर्म के इर्द गिर्द ये बिल्कुल दोनों साइड पे इक्वल है। नहीं, ये ऐसे नहीं होता। जरूरी नहीं है कि ये ऐसे हो सकता है कि ये जो मेसोडर्म के सेल्स हो, ये सपोज करे इस एंडोडर्म के टॉप साइड से एक्टो की तरफ माइग्रेट करे और डाउन साइड से ना करे, तो फिर तो ये एक साइड पे होगी कैविटी। तो ये असल में फॉल्स कैविटी होती है, अनट्रू सीलोम। अब इन दोनों को जहन में रख के आपने सीलोमेट देखना है, तब आपको ये चीज सीलोमेट, इसमें बॉडी कैविटी ट्रू होगी। गौर से इस डायग्राम की तरफ देखें, इसको समझे। देखें अब इसमें आउटसाइड पे ब्लू नजर आ रहा है, बिल्कुल वो एक्टोडर्म है। इनसाइड येलो नजर आ रहा है, वो एंडोडर्म है। अगेन उस इनसाइड येलो के अंदर एक वाइट कैविटी है। ये वाइट कैविटी गट है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है। अब देखें उस येलो के इर्द गिर्द फिर से ये पर्पल सेल्स हैं, यानी एक्टो के नीचे भी पर्पल सेल नजर आ रहे हैं। जो मैं बोल रहा हूं वो आप डायग्राम में देख लें, तब समझ आएगी। एक्टो के नीचे पर्पल सेल्स हैं मेसोडर्म के। क्लियर ये बात? एक्टो के नीचे पर्पल सेल्स हैं मेसोडर्म के। एंडो के आगे, एंडो के ऊपर ये आपके पास फिर से पर्पल सेल्स हैं मेसोडर्म के। अब देखें, अब गौर से मेरी बात सुने, गौर से। ये जो मेसोडर्म है ना, इस वक्त ये सीलोम डेवलप कैसे हुआ है, मैं आपको सीलोम की फॉर्मेशन इस वक्त बता रहा हूं और फिर वो डिफिनीशन आपको खुद ब खुद क्लियर हो जाएगी। आप देखिए दरमियान में मेसोडर्म है। इस मेसोडर्म के कुछ सेल्स टूवर्ड एंडो माइग्रेट कर रहे हैं, कुछ सेल्स टूवर्ड एक्टो माइग्रेट कर रहे हैं। दरमियान में एक स्पेस बन गया है। इस स्पेस को असल में कहते हैं सीलोम। अब डेफिनेशन में मैंने कहा कि सीलोम किसको कहते हैं? द स्पेस बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, जो कि मेसोडर्म के माइग्रेशन और डिवीजन से बन रहा है। तो यहां पे आपके पास ये ट्रू सीलोम है। अब वो फॉल्स सीलोम यानी अनट्रू सोडोसीलोम और इस सीलोम में फर्क क्या हुआ? याद कर लें,
याद कर लें, इंपॉर्टेंट है, ईटा में आ सकता है। सीलोमेट जो है इसमें ये कैविटी ये एंडो के दोनों साइड पे इक्वल है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हुई है। और जो फॉल्स यानी सोडोसीलोम में है उसमें हमारे पास जो मीजोडर्म है उसकी माइग्रेशन डिवीजन ऐसे हुई है कि वो एक साइड पे होगी या वो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगी। तो तीनों में फर्क क्या हुआ? एसीलोमेट में सीलोम बिल्कुल नहीं होगा, यानी मीजोडर्म लेयर उसी तरह डिपॉजिट रहेगा, उसमें कोई स्पेस नहीं आएगा। सोडोसीलोम में माइग्रेशन ऑफ मीजोडर्मल सेल्स होगी, बट वो एंडो के साथ नहीं है, एंडो से टुवर्ड द एक्टिव हो रही है। तो इसलिए एंडो के नजदीक फिर मीजो के सेल्स नहीं होंगे, तो वो स्पेस अनट्रू होगा, फॉल्स स्पेस होगा, फॉल्स कैविटी होगी। और सीलोम ये जो आपके सामने है ये दोनों साइड पे बिल्कुल इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। दिस इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब इस सीलोमेट में क्या जाते हैं? मोलस्का, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा। इसका शॉर्टकट फार्मूला है, मैं शायद बता भी चुका हूं, आप इसको याद कर ले माँ के नाम से, MAA माँ या अम्मा, AMA। MAA याद करेंगे तो मोलस्का, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा। AMA याद करेंगे तो एक को आगे ले आए, यानी एनेलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इस तरह। ये आपके पास इसके एग्जांपल्स है। चलिए जी आगे जाते हैं, इस क्लासिफिकेशन को जरा जाते हैं। अब इस सीलोमेट को हम फिर से डिवाइड कर रहे हैं, जरा रिकॉल करें उसको। हमने ट्रिप्लोब्लास्ट को कौन से बेस पे डिवाइड किया? सीलोम के बेस पे, यानी सीलोम है, नहीं है या फॉल्स है। तो उन दोनों के एग्जांपल्स तो हमने ले लिए। अब जरा सीलोमेट को आगे लेके चलते हैं, इसको भी डिवाइड करते हैं क्योंकि इसमें भी आगे ग्रुप्स में डिफरेंसेस हैं। चलिए जी गौर करें। सीलोमेट इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू प्रोटोस्ट्रोम एंड ड्यूट्रोस्ट्रोम। पहले इन दो वर्ड्स को समझे, आगे जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करा रहा हूं बहुत जरूरी है। प्रोटोस्ट्रोम और ड्यूट्रोस्ट्रोम में आज हम डिफरेंस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक डायग्राम है उससे डिफरेंस हो जाएगी। द वर्ड प्रो स्टैंड फॉर बिफोर, ड्यूट्रो स्टैंड फॉर आफ्टर। ये असल में ऑर्गन डेवलपमेंट की वजह से इसकी क्लासिफिकेशन है। कैसे? देखें, प्रोटोस्ट्रोम माउथ फर्स्ट, प्रोटोस्ट्रोम प्रो माउथ फर्स्ट होगा, ड्यूट्रोस्ट्रोम के केस में माउथ सेकंड होगा। अगर माउथ पहले बन जाए तो जरूरी है कि सेकंड ऑर्गन एनस फिर बनेगा, और अगर एनस पहले बन जाए तो जरूरी है कि फिर क्या बनेगा? माउथ। ये क्यों ऐसे होता है अभी लेके चलता हूं आपको इसकी तरफ कि ये क्यों ऐसे हो रहा है। गौर करें मेरी बात की तरफ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अच्छा, हमने यहां करना है डिफरेंस बिटवीन प्रोटोस्ट्रोम और ड्यूट्रोस्ट्रोम। मेरी बात सुन ले, जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स देख रहे हैं जिन्होंने अभी एग्जाम देना है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है प्रोटोस्ट्रोम ड्यूट्रोस्ट्रोम के डिफरेंसेस। तो कुछ 4-5 डिफरेंसेस अभी मैं आपको बताऊंगा, इसको फिर आप शॉर्ट क्वेश्चन के फॉर्म में लिख सकते हैं। ईटा के स्टूडेंट्स बिल्कुल गौर से देखें कि इसमें डिफरेंस क्या है, एंड हाउ माउथ डेवलप एंड हाउ ऑर्गन डेवलप, कहाँ से सेकंड ऑर्गन और फर्स्ट ऑर्गन डेवलप होता है। देखें, आपको ब्लास्टूला नज़र आ रहा है, बिल्कुल नज़र आ रहा है। ये जो है डेवलपमेंटल स्टेजेस में है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रही है। इससे पहले एक और डिफरेंस आपको बताऊं, प्रोटोस्ट्रोम और ड्यूट्रोस्ट्रोम, इसके क्लीवेज में डिफरेंस है। ब्लास्टूला से पहले सेल्स होंगे ना, देखिए पहले वो मैं लेक्चर 1 में शायद एक्सप्लेन कर चुका हूं, स्पर्म एंड एग कंबाइन एंड फॉर्म जाइगोट विच इज अ सिंगल सेल। देन जाइगोट में से क्लीवेज शुरू हो जाती है, ब्लास्टोमेयर, मोरूला, ब्लास्टोसिस्ट एटसेट्रा, इस तरह जाते जाए। देखें, जो ब्लास्टूला है दोनों में आपको सेम नजर आ रहा है, बट इससे पहले का जो स्टेज है उसमें डिफरेंसेस होती है। ये पॉइंट जरा ईटा के स्टूडेंट्स अपने पास नोट कर लें कि प्रोटोस्टोम में जो क्लीवेज होगी, प्रोटोस्टोम में जो क्लीवेज होगी वो स्पाइरल क्लीवेज होगी, यानी एसिमेट्रिक। सपोज करें 8 सेल्स है ना, 8, गौर से मेरी बात सुने, 8 सेल्स है तो 4 दरमियान में और 4 इसके इर्द गिर्द, तो ये क्लीवेज एसिमेट्रिक होगी।
और इसको कहा जाता है स्पाइरल क्लीवेज। पॉइंट टू बी नोटेड फॉर एमसीक्यूज। अगर आ जाए कि प्रोटोस्टोम में क्लीवेज कौन सी होती है, तो आपने क्या लिखना होगा, स्पाइरल क्लीवेज। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा एसिमेट्रिक पोजीशन होगी, एसिमेट्रिक। दूसरी बात, अगर ड्यूट्रोस्टोम के लिए आ जाए, ड्यूट्रोस्टोम में जो क्लीवेज है माय डियर स्टूडेंट्स, ये रेडियल क्लीवेज होगी। प्रोटोस्टोम में स्पाइरल और ड्यूट्रोस्टोम में रेडियल क्लीवेज होगी। रेडियल क्लीवेज इस वक्त क्या है, वो सिमेट्रिक होगी। कैसे? 4 सेल्स एक साइड पे लगाए, 4 दूसरे पे लगाए, यानी बिल्कुल एक सेल के पीछे दूसरा, तो एक स्क्वायर टाइप आपके पास बन जाता है। आप इतना याद रखिए कि प्रोटोस्टोम में और ड्यूट्रोस्टोम में फर्स्ट डिफरेंस क्या है। प्रोटोस्टोम के डेवलपमेंटल स्टेजेस में जो क्लीवेज होती है वो स्पाइरल होती है, और ड्यूट्रोस्टोम में जो क्लीवेज होती है वो रेडियल। प्रोटोस्टोम एसिमेट्रिक क्लीवेज है और ड्यूट्रोस्टोम की क्लीवेज सिमेट्रिक है। ये एक डिफरेंस हो गई। अब जी देखें, ब्लास्टूला दोनों का सेम है। आपको इस ब्लास्टूला के बाद का जो स्टेज नजर आ रहा है, प्रोटोस्टोम में देखे तो भी एक कैविटी है जिसको एक ओपनिंग है, इस ओपनिंग को ब्लास्टोफोर कह रहे हैं, ब्लास्टोफोर। और ड्यूट्रोस्टोम में भी एक कैविटी बनी है, इसको भी ब्लास्टोफोर कह रहे हैं। बट द डिफरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू मस्ट नो द डिफरेंस। देखिए प्रोटोस्टोम के इस येलो कलर, ये जो आपको नजर आ रहा है, ये येलो कलर, ये असल में एंडोडर्म है। आपने पढ़ा है ना कि एंडोडर्म डेवलप होता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में। तो माउथ और एनस तो चूंकि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ही है, डाइजेस्टिव पार्ट्स ही है, डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स है। तो अब देखें, ये येलो आपके पास क्या है, इस वक्त ये एंडोडर्म है, इसकी डेवलपमेंट शुरू हो गई है। तो दोनों में ब्लास्टोपोर आपको नजर आ रहा है। जो मीजोडर्म था ना, मीजोडर्म, आप ऊपर प्रोटोस्टोम के केस में देखें तो ये एंडोडर्म के दोनों साइड पे है, नीचे पड़ा है। और ड्यूट्रोस्टोम में देखें तो ये इस एंडोडर्म के ऊपर पड़ा है, ये मीजोडर्म इस एंडोडर्म के ऊपर पड़ा है। इसकी एक बहुत बड़ी एक्सप्लेनेशन है जो सेकेंड ईयर के डेवलपमेंट एंड एजिंग में है। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो आगे वो कंप्लीट एक लेक्चर इस पे आपको कराऊंगा, ह्यूमन एम्ब्रियनिक डेवलपमेंट पे। बहुत लेंथी क्लास होती है उसकी, वो बहुत सारे स्टेजेस है उसमें, तो इंशाल्लाह उस पर एक क्लास करेंगे, ठीक है। इस वक्त आप ये समझ लें कि इधर 2 सेल्स होते हैं, एक मैक्रो सेल्स होते हैं, एक माइक्रो। तो असल में इसकी माइग्रेशन और डिवीजन की वजह से ये ब्लास्टोपोर की डेवलपमेंट होती है। इधर आपको सिर्फ ये समझाना है, ईटा के स्टूडेंट्स बहुत गौर से देखें इसको, और पॉइंट एमसीक्यूज के लिए याद होना चाहिए। अगर ये ब्लास्टोपोर माउथ में डेवलप हो गया, फिर से अगर ये ब्लास्टोपोर माउथ में डेवलप हो गया, तो ये आपके पास होगा प्रोटोस्टोम, क्योंकि पहले माउथ बन गया है। अब नीचे ड्यूट्रोस्टोम वाले डायग्राम में देखिए, ब्लास्टोपोर डेवलप हो रहा है किस चीज में, एनस में। तो अगर फर्स्ट ऑर्गन एनस होगा तो इसको फिर क्या कहेंगे, ड्यूट्रोस्टोम कहेंगे। आप जरा आखिरी डायग्राम की तरफ देखें तो ये दोनों डायग्राम आपको सेम नजर आएंगे। द ओनली डिफरेंस इज दैट, देखिए दोनों का सीलोम भी सेम है, दोनों में एंडोडर्म भी आपको सेम नजर आ रहा है, एक्टोडर्म भी सेम नजर आ रहा है। द ओनली डिफरेंस, उसमें प्रोटोस्टोम में आप देखें तो नीचे जो ब्लास्टोपोर था ना, उससे माउथ बना है, तो एनस ऊपर की तरफ आपको नजर आ रहा है। और ड्यूट्रोस्टोम में नीचे जो ब्लास्टोपोर था, इससे एनस बना है, तो माउथ ऊपर की तरफ नजर आ रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर ले ईटा वाले, ब्लास्टोपोर इफ डेवलप इनटू माउथ, दिस विल बी अ प्रोटोस्टोम, एंड ब्लास्टोपोर इफ डेवलप इनटू एनस, दिस विल बी अ ड्यूट्रोस्टोम। क्लियर हो गई ये बात। ये असल में ये आर्केंट्रॉन है आपके पास, और साथ में ये सीलोम जो है, मीजोडर्मल अरेंजमेंट जो है, माइग्रेशन और डिवीजन, इसकी वजह से ये डिफरेंसेस होते हैं। माउथ क्यों बनता है, एनएस क्यों बनता है, ये वहां पे डेवलपमेंट एंड एजिंग में और भी ये चीजें आपको इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी। इधर आपने क्या समझना है, ब्लास्टूला से पहले
जो क्लीवेज हुई थी, प्रोटोस्टोम में स्पाइरल, ड्यूट्रोस्टोम में रेडियल, प्रोटोस्टोम एसिमेट्रिक, ड्यूट्रोस्टोम में सिमेट्रिक। और दूसरा पॉइंट क्या समझना है कि ब्लास्टोपोर जो है इफ डेवलप इनटू माउथ दिस इज प्रोटोस्टोम एंड ब्लास्टोपोर इफ डेवलप इनटू एनस दिस इज ड्यूट्रोस्टोम। ये इंशाल्लाह आपको ये पॉइंट क्लियर हो चुका होगा। चलें अब आगे जाते हैं और फर्दर इसको और डेवलप करते हैं, देखते हैं कि आगे जो ऑर्गेनिजम्स है वो कहां से हैं। जरा इसकी एग्जांपल देख लें। प्रोटोस्टोम में आपके पास आ जाएगा वही माँ वाली एग्जांपल जो मैंने बताई, मोलस्का, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, सीलोमेट है ना, ये ट्रू सीलोमेट्स हैं आपके पास। और अब इस ड्यूट्रोस्टोम को आगे लेके चलते हैं कि ड्यूट्रोस्टोम में आगे फिर हमारे पास कौन कौन से ग्रुप्स है। ये बहुत आसान सी क्लासिफिकेशन है, इसको आपने याद कर लेना है। ये तो इस वीडियोस में हो गया है, बट पहले भी मैं शायद इसकी ये जो क्लासिफिकेशन चार्ट है ये मैं अपलोड कर चुका हूँ फेसबुक पेज पे। फिर भी अगर किसी को ज़रूरत हो तो वो मैसेज कर दे, कहीं पे कमेंट कर दे, पूछ ले, फेसबुक पेज पे मैसेज कर दे, मेरे नंबर पे मैसेज कर दे, किसी भी तरीके से पहुंच जाए तो वो चार्ट मैं आपको सेंड कर दूंगा, वो अपने लिए प्रिंट कर ले। चलें जी, ये जो क्लासिफिकेशन है आगे इसको जल्दी जल्दी कर लेते हैं, फिर आगे कुछ और भी आपको फार्मूले दे रहा हूँ। ड्यूट्रोस्टोम जो है, इस ड्यूट्रोस्टोम में वही बात है एनस एंड माउथ। इसकी अब यहाँ पे क्लासिफिकेशन है फिर से 3 डिफरेंट ग्रुप्स में, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेट्स। इकाइनोडर्मेटा में आपके पास जो है कैरेक्टर, ये याद रखिए एमसीक्यू में आ सकता है, फर्स्ट ड्यूट्रोस्टोम है ये, इसमें नोटोकार्ड नहीं होता, ये इनवर्टिब्रेट्स है। हेमिकॉर्डेट्स जो है इसमें भी नोटोकार्ड नहीं होता, कॉर्डेट्स जो है इसमें नोटोकार्ड प्रेजेंट है। तो ड्यूट्रोस्टोम के ये डिफरेंसेस किस बेस पे, देखें रिकॉल करें, मैंने ट्रिप्लोब्लास्ट और डिप्लोब्लास्ट को क्यों अलग किया। डिप्लोब्लास्ट 2 लेयर से है, ट्रिप्लोब्लास्ट 3 लेयर से है। फिर हमने ट्रिप्लोब्लास्ट में 3 चीजें उसको 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया। क्यों अलग अलग किया? क्योंकि एक में सीलोम नहीं है, दूसरे में फाल्स है, तीसरे में ट्रू सीलोम है। फिर उस ट्रू सीलोम वाले को हमने क्यों अलग किया? क्योंकि एक में माउथ फर्स्ट बन रहा है, दूसरे में एनस फर्स्ट बन रहा है। अब इसको क्यों अलग कर रहे हैं? दिस क्लासिफिकेशन इज नाउ ऑन द बेसिस ऑफ नोटोकार्ड, नोटोकार्ड प्रेजेंट, नोटोकार्ड एब्सेंट। चले, कॉर्डेट्स में नोटोकार्ड प्रेजेंट है, एक इसमें आ जाता है क्रेनिएटा, दूसरा आ जाता है एक्रेनिएटा। यहां एमसीक्यूज के लिए फिर से एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, गौर करें। एक्रेनिएटा में यूरोकॉर्डेट्स, सेफेलोकॉर्डेट्स, देखिए दोनों में हमने कहा कि नोटोकार्ड प्रेजेंट है, बट यूरोकॉर्डेट्स इसमें ऐसा ग्रुप है जिसमें नोटोकार्ड सिर्फ और सिर्फ एम्ब्रियनिक स्टेज में होगा। यूरोकॉर्डेट्स में नोटोकार्ड सिर्फ एम्ब्रियनिक स्टेज में होगा और सेफेलोकॉर्डेट्स में नोटोकार्ड थ्रू आउट द लाइफ होगा। यह डिफरेंस समझ लें। एक्रेनिएटा को यानी प्रोटोकॉर्डेट्स को हमने क्यों अलग किया है, इसको यूरोकॉर्डेट और सेफेलोकॉर्डेट्स में क्यों डिवाइड किया? एक में नोटोकार्ड एम्ब्रियनिक स्टेज में है, दूसरे का नोटोकार्ड जो है वो थ्रू आउट द लाइफ होगा। अब क्रेनिएट्स जो है, वर्टिब्रेट्स जो है हमारे पास, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं, इसको ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे हैं। इसका फार्मूला शायद मैं पहले भी बता चुका हूं, बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर में मैंने 2 शॉर्टकट दिए थे। शॉर्टकट कौन से थे? वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट के लिए। यस, एक था ए मेस और दूसरा था फॉर्म बी। अब यहां पे वर्टिब्रेट्स के लिए आपको फॉर्म बी का फार्मूला आ जाएगा। फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, मैमल्स एंड बर्ड्स। फॉर्म बी, देखें बर्ड्स नीचे है ना, इसको छोड़ दे। फॉर्म, FARM, फॉर्म, फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, मैमल्स, ये 4 हो गए फॉर्म, और बी लगा ले बर्ड्स, फॉर्म बी। ये आपके पास फार्मूला है शॉर्टकट वर्टिब्रेट्स को याद करने के लिए। चले जी, क्लासिफिकेशन याद। अब हमने करना है इसके ऊपर एक एग्जांपल, प्रैक्टिस करेंगे। क्लासिफिकेशन सिस्टम, क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन फ्रॉम किंगडम टू स्पीशी। आपको एक शॉर्टकट दे रहा हूं, इसको याद कर ले। फिर इसको अप्लाई करेंगे, अभी इसको अप्लाई करते हैं ह्यूमन बींग्स के ऊपर कि ह्यूमन बींग्स किंगडम से लेकर स्पीशी तक ये कौन से ग्रुप में, कौन कौन से किंगडम से, फाइलम से, कहाँ ये बिलोंग कर रहे हैं। फार्मूला सीख लें। फार्मूला है खान PCO फॉर गुड स्टूडेंट्स। असल में ये KPCO, तो के से किसी का नाम तो बेस्ट आसान है, खान नाम लिख लें। खान
PCO फॉर गुड स्टूडेंट्स। चलें देखते हैं इस फार्मूले का क्या मतलब है, इसको डिकोड करते हैं। K स्टैंड फॉर किंगडम, K खान, K स्टैंड फॉर किंगडम। P स्टैंड फॉर फाइलम, C स्टैंड फॉर क्लास, O स्टैंड फॉर ऑर्डर, F से वहां पे फॉर लिखा है तो F फॉर फैमिली, G फॉर जीनस एंड S फॉर स्पीशी। किंगडम हाईएस्ट लेवल है, स्पीशी यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन का यूनिट है स्पीशी। तो किंगडम से स्पीशी की तरफ जब आएंगे तो क्या इसमें सिमिलरिटीज होगी या डिफरेंसेस? डिफरेंसेस होगी, बिल्कुल ठीक है। किंगडम से स्पीशीज की तरफ आएंगे तो डिफरेंसेस। अच्छा, स्पीशीज से किंगडम की तरफ जाएंगे तो उसको मिलाएंगे आपस में। क्यों मिलाएंगे? क्योंकि इसमें हमारे पास यहां पे फिर सिमिलरिटीज होंगी। चले अब वो ह्यूमन बीइंग का फार्मूला उसको यहां पे लेके आते हैं। इसमें गौर करें, ह्यूमन बीइंग कौन से किंगडम से बिलोंग करता है? किंगडम एनिमेलिया से। क्लियर? ह्यूमन बीइंग किंगडम एनिमेलिया से। उसमें से कौन से फाइलम से? कॉर्डेटा, कॉर्डेटा अभी हमने थोड़ी देर पहले इसको पढ़ा। कौन से क्लास से? क्लास मेमिलिया से। इस तरह आते जाएं तो प्राइमेट्स ऑर्डर होमिनिडा जो है ये फैमिली, जीनस इसका होमो, स्पीशी आ जाएगा होमोसिपियन। याद कर लें कि आप स्पीशी का नाम कभी भी अकेले नहीं लिख सकते, इसके साथ जरूर आपने लिखना होगा जीनस का नाम। इसलिए यहां पे स्पीशी ह्यूमन बीइंग का जो नेम है साइंटिफिक, तो ये आपके पास बायोलॉजिकल जो है नेम, ये होमो